रेल पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, तेज बहुत तेज। अचानक ही उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। कोई छोटा सा स्टेशन था, रेल वहीं रुक गई। भीड़ का एक रेला सा मेरे डब्बे में चढ़ आया। मुझे हंसी आने को हुई यह सोचकर कि इन यात्रियों का बस चले तो शायद एक दूसरे के सिर पर पैर रखकर भी चढ़ जाएं। अचानक एक चेहरे को देखकर मैं चौंकी। वो अरुण था। वह भी दूसरे यात्रियों के साथ ऊपर चढ़ आया था। उसे देखते ही दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में भी मुझे पसीना आ गया। शायद उसने मुझे अभी नहीं देखा था। ये सोचकर मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक वह पलटा। डब्बे में सरसरी दृष्टि फिराते हुए जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो चौंक कर बोला, रेखा, तुम? मैं अपने आप को संयत करने की कोशिश करने लगी। इस तरह कभी अरुण से मिलना होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे लगने लगा, दुनिया बहुत छोटी है जहाँ बिछड़े हुए साथी कहीं न कहीं आपस में मिल ही जाते हैं। अरुण भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बोला, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था, वरना मैं इस डब्बे में न चढ़ता। खैर, अगला स्टेशन आने पर मैं डब्बा बदल लूंगा। उसके मुंह से अपने लिए आप सुनते ही मुझे एक धक्का सा लगा। मैं सोचने लगी, घटनाएं आदमी को कितना बदल देती हैं। समय की धारा में संबंध, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि संबोधन भी बदल जाते हैं। कल तक मैं अरुण के लिए तुम थी और आज मेरे मुंह से एक सर्द आह निकलते निकलते रह गई। ये रेल मेरी बपौती नहीं है, मैंने स्वर को यथासंभव सहज बनाते हुए कहा, लेकिन अपने हावभाव को छिपाने में मैं असमर्थ रही। अरुण के साथ ही डब्बे में 2-4 बदमाश टाइप के लड़के भी चढ़ आए थे। पहले उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। अरुण को देखते ही मैं अपने होश खो बैठी थी। लाल कमीज पहने एक युवक मुझ से सटकर बैठ गया। अरुण ने भी उसे देखा था, लेकिन उसने फौरन ही मेरी तरफ से मुंह फेर लिया था। शायद उसे उस युवक का मेरे साथ इस तरह सटकर बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन मैं चाहती थी कि अरुण मेरी तरफ देखे। उसने अखबार के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, चोर नजरों से मुझे ही देख रहा होगा। 2 साल अरुण के साथ रही हूँ, सब कुछ भूलकर, सिर्फ उसी की बनकर। शायद अरुण अपनी आदत भूल चुका हो। मुझे किसी और के साथ बात करते देखते ही उसे गुस्सा आ जाता था। जिद्दी बच्चे जैसा ही तो व्यवहार रहा है उसका। जो आदत उसकी 26 साल में बनी थी वो 2 साल में। अपने को संभाल मैं कैब का इंतजार करने लगी। अचानक अरुण मेरे पास आया और बोला, सुनिए, मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको अगर कोई परेशानी न हो तो मुझे यहाँ के किसी होटल तक पहुँचा दीजिए। मैं देख रही थी कि अरुण ये सब कुछ कहते हुए हिचकिचा रहा था। पहले की तरह उसके स्वर में न अपनापन था, न बेफिक्री। मैं उसके साथ ही कैब में बैठ गई। फिर मैं सोचने लगी कि अरुण को मैं अपने घर ले चलूं तो शायद उसे दोबारा पा सकूं। लेकिन अगर अरुण ने मना कर दिया तो ने सारी बात पर फुल स्टॉप लगा दिया। तरोताजा होने के लिए अरुण बाथरूम में चला गया। इतनी देर में मैंने सब चीजें करीने से लगा दी। नाश्ते का इंतजाम भी कर लिया। अरुण को क्या क्या पसंद है, ये सब मुझे अभी तक याद था। उसे नाश्ता कराकर मैं भी नहाने चली गई। क्या खाएगा? बहुत दिनों बाद मैंने किसी से पूछा था। अरुण अपने सामने 4 साल पहले वाली रेखा को देखकर चौंक गया था। वह रेखा भी तो उससे सब कुछ पूछकर बनाती थी, जो रोज बनाती हो। अरुण ने कहा। फिर मेरे जी में आया कि कह दूं, अरुण, रोज मैं खाना बनाती ही कहाँ हूँ। औरत सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं बनाती, उसकी कला तो दूसरों को तृप्त करने के लिए होती है। जब कोई खाने वाला ही नहीं तो मैं खाना किसके लिए बनाती? लेकिन मैं कुछ भी न कह पाई। चुपचाप मैंने अरुण की पसंद की चीजें बना लीं, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक कौर भी आराम से नहीं खा पाया। हर कौर के साथ कुछ न कुछ घुटता जा रहा था। रात हो चुकी थी। अरुण भी इधर उधर टहल कर लौट आया था। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, बगल में मेरी सहेली रहती है, मैं वहां सो जाऊंगी, मैंने कहा तो अरुण आहत होकर बोला, रेखा,
आदमी को कुछ तो विश्वास करना ही चाहिए। मैं इतना नीच तो नहीं हूँ। इससे आगे सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने वही बिस्तर लगा लिया। सारी रात जागते हुए ही बीती। अरुण भी जागता रहा और हम दोनों ही एक दूसरे की नज़र बचाकर एक दूसरे को देखते रहे। रोज की तरह सूरज निकल आया था अपनी अंजलि में ढेर सारी आस्थाएं लिए, विश्वास लिए। मैंने सोचा, मेरा रोज का काला सूरज आज क्या मेरे लिए भी नई आशाएं लेकर आया है। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, ऑफिस जो जाना था। अरुण चुपचाप लेटा हुआ था, न जाने वह क्या सोच रहा था। मैंने तैयार होकर चाबी उसे पकड़ाते हुए कहा, खाना बना हुआ है, खा लेना। ऑफिस से जल्दी आ सको तो अच्छा है, अरुण ने कहा तो मेरी इच्छा हुई कि काश अरुण यही कह देता, रेखा आज तुम ऑफिस मत जाओ। लेकिन मैं जानती थी अरुण ऐसा नहीं कह पाएगा। उस समय भी तो वह ऐसा नहीं कह पाया था जब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका घर छोड़ रही थी। तब आज कैसे कह सकता था जबकि मैं वापस लौटने के लिए ही जा रही थी। ऑफिस में भी अरुण को नहीं भूल पाए। कितना परेशान हो रहा होगा वह, शायद पहचान का नया सिरा ढूंढने की कोशिश में हो। इसी उधेड़बुन में मैं जल्दी ही घर लौट आई। मैं खाने के लिए मेज साफ करने लगी। अरुण का बैलेट वहीं रखा था। उसे हटाकर मेज साफ करने की सोच जैसे ही मैंने बैलेट हटाया, उसमें से एक फोटो नीचे गिर पड़ी। एकाएक मैं चौंक पड़ी। किसी बच्चे का फोटो था। सहसा मुझे एक धक्का सा लगा। मैं नीचे, बहुत नीचे गिरती जा रही हूँ और अरुण लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब मैं अरुण को कभी नहीं पा सकूंगी। पहले एक छोटी सी आशा थी कि शायद उसे दोबारा कभी पा लूंगी, लेकिन आज उस आशा ने भी दम तोड़ दिया था। अरुण का बच्चा है तो पत्नी भी होगी। जो बात पिछले 24 घंटों में मैं अरुण से नहीं पूछ पाई थी, उसका उत्तर अपने आप ही सामने आ गया था। अरुण के पास सब कुछ था, पत्नी, बेटा, लेकिन मेरे पास को मत कहो। मुझे झूठी मृग तृष्णा में मत फंसाओ। जानते हो, रेतीली चट्टानों के पीछे भागने वाले को प्यासा ही भटकना पड़ता है। मेरी आह निकल गई। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी पीड़ा को मैं किस से कहती? जिसे मैंने तनमन से पागलपन की हद तक प्यार किया था, उसी ने मुझे गलत समझा था, मुझ पर अविश्वास किया था। इसी वजह से मेरा दबा आत्मसम्मान सिर उठा चुका था और फिर मैंने कठोर फैसला कर ही लिया था। तब मैं अरुण से ये कहकर चली आई थी, अरुण, अविश्वास करना तुम्हारी आदत में शामिल हो चुका है, इसलिए तुम मेरी किसी बात पर अब विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं जा रही हूँ। यकीन मानो, अब कभी मैं तुम्हारे दरवाजे पर लौटकर नहीं आऊंगी। मुझे याद आया, अरुण उस वक्त अचकचा रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया था और तब मेरा सब कुछ लखनऊ में ही छूट गया था। फिर कोलकाता ने ही मुझे नई जिंदगी दी थी। राकेश कहाँ है आजकल? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अरुण ने कंधे सीधे कर सिगरेट ली। मैंने महसूस किया वो कुछ ज्यादा ही सिगरेट पीने लगा है। मुंह से धुआं निकालते हुए उसने कहा, अमेरिका में है। वहीं उसने किसी बंगाली लड़की से शादी कर ली है। मुझे चक्कर सा आने लगा। यानी सब आगे बढ़ गए हैं। राकेश अमेरिका में है अपनी पत्नी के पास। मुझ पर अविश्वास करने वाला मेरा पति भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है। तो क्या मैं ही अभिशप्त हूँ? क्या मेरा कारावास कभी खत्म नहीं होगा? अपने लिए निर्णय पर अब मुझे पछतावा होने लगा। झूठे आत्मसम्मान के चक्कर में मुझे क्या मिला? अतीत के चंद सुखद पन्ने और अंधकार में एकाकी भविष्य ही न, जहां भटक जाने पर भी अब मुझे कोई पुकारने वाला नहीं। अभी तक कभी रोई नहीं थी, फिर इस वक्त ही क्यों मुझे पछतावा हो रहा है? तब मैं खुद ही तो उन सारे दरवाजों को बंद कर आई थी हमेशा हमेशा के लिए। एक सवाल ने मेरे मन में हलचल मचा दी थी। अरुण से उस समय नहीं पूछ पाई थी। सोचा था अरुण खुद पूछेगा और मैं झूठा आत्मसम्मान छोड़कर उसके पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन उसका भी तो आत्मसम्मान बाधक बना हुआ था, इसीलिए तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया था। अरुण, तुमने मुझ पर अविश्वास क्यों किया? मैंने तो तुम्हें हमेशा ही चाहा। एक ही छत के नीचे,
एक ही बिस्तर पर लेटे हम क्या एक दूसरे से इतना दूर हो गए थे कि एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे या समझा नहीं सकते थे। मुझे याद है 4 साल पूर्व की घटना, लग रहा था जैसे अभी कल ही घटी है। आज राकेश आया था, हम कितनी देर बातें करते रहे, पता ही न चला। मेरी आवाज पर अरुण कुछ चौंक सा गया था, बोला था, अच्छा, कब आया था? मुझसे मिला नहीं। लेकिन मैंने अरुण की बात पर ध्यान नहीं दिया था। तब अरुण अपने अंदर एक वहम पाल बैठा था, फिर वह उसे पालता ही रहा था। जाने अनजाने मैंने भी उस वहमरूपी पौधे को और सींच दिया था, कहा था, तुमसे अच्छा ही है वह। उस वक्त उम्र के उस मोड़ पर रंगीन दुनिया में विचरते हुए मैंने यथार्थ के धरातल पर उतरने की जरूरत नहीं समझी थी। प्यार के आवेश में मैं सब कुछ भूल गई थी। प्यार के साथ समझदारी भी चाहिए। अरुण पर अगाध विश्वास के कारण ही तो मैं सबसे हंसती हुई बोलती रहती थी। लेकिन तभी मैंने महसूस किया था कि अरुण बदलता जा रहा है। हमारे संबंधों में अजीब सा ठंडापन आ गया है। जब हम दोनों बैठते तो बीच में एक निशब्द सन्नाटा पसरा रहता। पहले दूर रहते हुए भी एक दूसरे के सुखद स्पर्श का एहसास होता रहता था, लेकिन अब स्थिति में एक अजीब सा अंतर आ गया था। मैं अरुण के पास जाने की कोशिश करती तो लगता अरुण मेरी आंखों में किसी और को तलाश रहा है। अरुण ऊपर से अब ठंडी राख की तरह लगने लगा था, लेकिन उसका अंतर जल रहा था, क्रोध से या फिर ईर्ष्या से। और फिर एक दिन ठंडी राख के अंदर जलते अंगारों से मन जल उठा था, बुरी तरह झुलस गया था। अब अरुण लौट रहा था अपने बच्चे और पत्नी के पास, जो व्याकुलता से उसका इंतजार कर रहे होंगे। मैं अरुण को स्टेशन छोड़ने गई थी। मेरा पल्ला हवा में लहरा कर अरुण के कंधे से लिपट गया था, जो शायद मेरे लौट जाने की इच्छा को प्रकट कर रहा था। हम दोनों ही चुप थे। कितने अनपूछे प्रश्न हमारे बीच तैर रहे थे। रेल आ गई। 2-3 मिनट बाकी थे। मैं पूछना चाह रही थी, अरुण, क्या सारा दोष मेरा ही था? तुम निर्दोष थे। तब फिर मुझे ही क्यों सजा भुगतनी पड़ रही है? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें आज भी भुला नहीं पाई हूँ? रेल ने सीटी दे दी। अरुण लपक कर डब्बे में चढ़ गया। बंद मुट्ठी से कुछ फिसलने लगा था। खिड़की पर रखे मेरे कांपते हाथ पर अरुण ने हौले से अपना हाथ रख दिया था और फिर धीरे से बोला था, अपना ख्याल रखना। रेल चल चुकी थी। 2-3 दिन का सुखद वर्तमान झटके से फिसल गया था। अरुण लौट रहा था अपने परिवार के पास और मुझे इन फिसले हुए कणों को सहेज कर रखना था। मैं सिसक पड़ी थी मन ही मन बड़बड़ाते हुए, अरुण, तुम्हारा तो इंतजार हो रहा होगा, लेकिन मेरा अब कौन इंतजार करेगा? तुम्हारी कहानी शायद यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरी कहानी तो यहीं से शुरू हो रही है, नए सिरे से। और मेरे पैर उस रास्ते पर बढ़ चले जिसे मैं खुद भी नहीं जानती।